बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान तालिबान रजीम ने हमला करने की जरूरत क्यों की? मुकाबला कोई नहीं है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, फौजी लिहाज से, महारत के लिहाज से, जुर्रत व बहादुरी के लिहाज से। लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? क्या इसके पीछे आलमी इस्टेब्लिशमेंट की कोई साजिश कार फरमा है? क्या पाकिस्तान को अंगेज किया जाना मकसूद है? और फिर अब तक हमने कितना नुकसान किया उनका, और उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया है? ये मुख्तलिफ फुटेजेस भी हमारे पास है। रात के 3 बजे, इस वक्त जो 3 बजे हैं, तो अब तक हमने जनाब अफगान तालिबान रजीम या कह लें कि जो खारजी हैं 78 वो हमने जहन्नम वासल किए हैं। उनके जो फौजी कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें, 128 के करीब जो हैं, बल्कि 128 से जायद जो हैं वो जख्मी हैं। हमने दुश्मन की 16 पोस्टें तबाह कर दी हैं, 2 वो छोड़ के भाग गए हैं, और 7 पोस्टों पे हमारा कब्जा हो गया हुआ है। ये इसका जवाब जो है उन्होंने इब्तदा में जो छोटे हथियारों से और फिर मार्टर गोले उन्होंने बरसाए पाकिस्तान की हदूद के अंदर, पाकिस्तान की चौकियों के अंदर और पाकिस्तान की शहरी हदूद के अंदर उन्होंने ये मार्टर गोले फेंके। और उसके जवाब में हमारे तोपखाने ने जो जवाब दिया है वो अल्लाह अकबर के नारे से दिया है। अल्लाह अकबर। तालिबान रजीम की तरफ से ड्रोन्स अटैक भी किए गए। वो तमाम ड्रोन जो हैं, वो जिसको वो क्वाड कॉप्टर कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तमाम क्वाड कॉप्टर जो हैं या ड्रोन्स हैं वो गिरा लिए। और जवाब में हमने भी ड्रोन्स के साथ अटैक किया। उन्होंने चित्राल, खैबर मोहम्मद, कुरम, बाजोर और वजीरिस्तान के जो सेक्टर्स हैं वहां हमलावर होने की कोशिश की थी। और जवाब में जो हमने कार्रवाई की है, जो मैंने अर्ज किया कि रात 12:30 बजे के बाद जो एयर अटैक जो है, हमारे जो फजाइया है वो हरकत में आई है। कंधार पे बमबारी की गई है, और जो स्पिन बोल्दिक का सेक्टर है उधर बमबारी की गई है। ड्रोन्स अटैक भी किए गए हैं, और जो इनके 9 बटालियन जो हैं वो हमने तबाह किए हैं अंदर जाके। और फिर जनाब एक इनका ब्रिगेड नंबर 5 है, वो उसका हेडक्वार्टर तबाह किया है, सेक्टर हेडक्वार्टर तबाह किया है। और जो इनकी जो 4थी और 8वीं बटालियन है वो हमने तबाह की है पाकिस्तानियों ने। बड़ी कोट बेस है चित्राल सेक्टर में, वो हमने तबाह की है। और हमारा जो नुकसान है वो कह लें जनाब आटे में नमक के बराबर। हमारे 3 जो जवान हैं उनकी शहादतों की तरह है। ना सिर्फ हमने ये कि उनकी चौकियां तबाह की हैं, उन पे कब्जा किया है, ये लाशें छोड़ के भागे हैं, बल्कि कुछ जिंदा भी गिरफ्तार हुए हैं। स्पिन बोल्दे के करीब इनका एक वजीर है निदा मोहम्मद नदीम, वो जनाब अपनी फोर्सेस को मुतहर्रिक करने के लिए वहां पहुंचा हुआ था। वो भी पता ये चला, खबर ये है कि वो भी इस अटैक में मारा गया है। अब जो इंडियन मीडिया है और अफगान मीडिया है और जो उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, वो जनाब पाकिस्तान को फतह करके बैठे हुए हैं। और भाई मेरे, ये सोशल मीडिया पे जंग नहीं हो रही, ये मैदान में जंग हो रही है। हम तो बहुत अरसे से जंग का इंतजार कर रहे थे। पहले अक्टूबर में इनके खिलाफ हमने हमला किया था, जब ये बार्डर शार्टर भी बंद किए, तो लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी। दोहा में इनको समझाया गया, इस्तांबुल में समझाया गया, सऊदी अरब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात नहीं आ रहे थे। अब 21 फरवरी को दोबारा जब इनकी वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, खुदकुश हमले जो है पाकिस्तान पे मामूल बनते जा रहे थे, तो उनके ज़ाहिर है इनको कहा गया भाई जी, जब बात ही हम ये कर रहे हैं कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, ये कहते हैं जनाब हमें 1 अरब वो डॉलर या रुपया पता नहीं क्या वो कहते हैं जनाब दें हमें, हमने इनको दूर ले जाके बसा देते हैं। तो हम कहते हैं गारंटी दे दे पैसे दे देते हैं हम तो, लेकिन ये कि गारंटी दें कि ये वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते। और वहां बेस कैंप कायम क्यों है? बेस कैंप के बगैर ये जो इस तरह के छापामार कार्रवाइयां करते हैं पाकिस्तान के अंदर आके या खुद को हमले करते हैं, ये मुमकिन ही नहीं होता। बेस कैंप इनके वहां पे है, तो फिर मजबूरन 21 फरवरी को हमें एयर अटैक करना पड़ा। तो जनाब ये इन्होंने कहा जनाब हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी कितनी बड़ी फौज है और क्या हथियार है इनके पास। इनके पास एयरफोर्स तो है ही नहीं। ये ड्रोन्स हैं वो सस्ते किस्म के, जिनको हमने बतखों की तरह गिराया है। ये पहले ही मरहले में 22
के करीब इनके ड्रोन जो हैं वो हमने गिराए और सारे ही गिरा लिए गए, कोई बच के नहीं जा सका। और हमारे ड्रोन जो हैं और इनकी रेंज कितनी है इनके ड्रोन्स की, ये यहाँ तक आए थे, से आगे तो जा ही नहीं सकते थे। और एयर अटैक जो है, ना एयर डिफेंस है इनका, ना एयर अटैक है। हमारे पास जो इस वक्त तैयारे हैं, जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, वो 4.5 जनरेशन का तैयारा है। उसको तो रोकने की इनमें ताकत ही नहीं है। और इनकी जो फौज है, टोटल फौज जो है, वो एक अंदाजा है, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कहते हैं ना 55,000 से 85,000 के करीब इनकी फौज है अफगानिस्तान की। अच्छा, वो जो अमेरिका एक फौज तैयार करके गया था ना 1.5 लाख के करीब, वो सारे भाग भूग गए हुए हैं, वो अब इनके साथ नहीं है। तो ये जनाब 75,000 या 55 से 85,000 के दरमियान जो फौज है, उसके जरिए अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने का सोच सकता है, जबकि इनके पास जो हथियार हैं वो भी कोई ऐसे हथियार नहीं है कि जनाब पाकिस्तान उनका तोड़ ना कर सके। इनके पास जनाब कुछ टैंक हैं, कुछ असला वो छोड़ के गया हुआ है, जदीद असला। अमेरिका जो है वो कहते हैं 10 अरब का कोई वो असला था, लेकिन वो उसमें जो एक तो मार्टर गन्ने हैं, दूसरा उसमें छोटे और हल्के हथियार जो उनकी तादाद ज्यादा है। और फिर जनाब इनके पास ग्रेनेड लॉन्चर है, आप उसको कह सकते हैं छोटा सा एक वो रॉकेट कह सकते हैं आप, जनाब रॉकेट मार सकते हैं, लेकिन वो ग्रेनेड उसका जो हेड होता है वो इतनी तबाही नहीं मचा सकता, ग्रेनेड की तरह का है वो। और फिर जनाब इनके पास जो पता चला है कुछ 2-4 हेलीकॉप्टर्स भी है, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, और रूसी साख्ता टैंक भी है इनके पास। अच्छा, रूसी साख्ता टैंक और दूसरे टैंक जो लेके आए थे ना, और मार्टर गन्ने लेके आए थे, ये रात 2:30 बजे तक हमने 40 से ज्यादा इनके जो टैंक्स वगैरह जो लेके आए थे ना, और आर्टिलरी गन्स वगैरह, तोपें शोपें जो भी लेके आए थे छोटी, और APCs वगैरह, वो हमने तबाह कर दिए हैं। और इसके मुकाबले में हमारा क्या नुकसान होगा, एक चौकी पे इन्होंने इब्तिदा में, जब ये इन्होंने हमला किया है, तो वो इब्तिदा में हमें वो चौकी खाली करना पड़ी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि 40 या 45 मिनट बाद हमारी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में वहां से भागे, लाशें छोड़ के भागे हैं, तो हमने दोबारा कब्जा कर लिया उस पे। और इनकी चौकियों पे जिन पे हमने कब्जा किया है, वहां पाकिस्तान का परचम जो है वो लहरा दिया गया है। और 3 चौकियां जो वो मैंने अर्ज किया, ये छोड़ के भागे हुए हैं। अब जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, तो अभी एक मैसेज आया है कि जनाब जो एक और चौकी जो है ये छोड़ के भाग गए हैं या तबाह कर दी गई है, यानी अब उस चौकी में भी कोई नहीं है। और फिर जो कंधार पे हमने हमला किया, तो फिर नंगरहार में जो हमने इनका एमुनिशन का डिपो है, बड़ा डिपो है, वो तबाह किया है। फिर जो हमने भारत के साथ किया था ना, कि जो हमारे हैकर्स हैं, उन्होंने जो उनका सैटेलाइट जैम कर दिया, उनके वो बिजली घर जो है वो बंद हो गए थे, और जो उनके डैम थे उन पे हमने, वो हमारे हैकर्स जो हैं उन्होंने उसका कंट्रोल संभाल लिया हुआ था। अब इनके साथ जो हमने किया है हमारे हैकर्स ने, जो हमारे पास एक सिस्टम है यार, वो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम कर सकता है, तो जनाब इन्होंने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, राब्ते शाब्ते मुश्किल हो गए होंगे उनके। ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर क्यों लड़ा, आगे जाके मैं इस पे बात करता हूँ। तो वो जनाब राब्ते शाब्ते ये वो, और फिर वो खुफिया मालूमात जो भी है, वहां तक हमने एक्सेस हासिल कर ली हुई है। इंडिया जैसा मुल्क ये साइबर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, अगर उसको बेबस कर दिया था तो अफगानिस्तान तो किसी बाग की मूली नहीं है। ये मैंने अर्ज किया कि ये बेचारे किस बलबोते पे इन्होंने ये हमला करने की जो है ये कोशिश की है। तालिबान ने पाकिस्तान को इस हद तक जिच कर दिया हुआ है कि मेरा ख्याल है कि ये रजीम चेंज के सिवा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। DGSPR ने जब ये कहा था ना, इसको अबूरी हुकूमत की बजाय, और हमारी वजारत खारजा ने अबूरी हुकूमत के बजाय तालिबान रजीम जब कहना शुरू किया था, तो उस वक्त ही मुझे ये खुटक गई थी कि जनाब ये रजीम चेंज की तरफ मामला जा रहा है। अब जो वहां इनका मुखालफ दड़ा है, अहमद मसूद वाला जो है, NRF नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है, उन्होंने एक फुटेज जारी की है। उन्होंने कहा जनाब तालिबान से आज़ादी का वक्त आ गया, और उन्होंने भी कुछ अटैक्स किए हैं, और जो उन्होंने अटैक्स किए हैं और जो तबाही मचाई है उसकी उन्होंने जो फुटेज जो है वो शुरू की। यानी इसका मतलब ये कि वहां से भी महाज जो है
وہ گرم ہو گیا ہوگا. اور تیسری بات جو ہے کہ جناب یہ 85,000 چلو لگا لیں, 55 سے 85,000 میں کہہ رہا ہوں نا, یہ 23,000 کے قریب دہشت گرد وہاں پہ ہیں چھپے ہوئے جو ہیں, جو رشیا کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں, ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. مؤثر کاروائی کے لیے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے. پاکستان جیسی جو پیشہ ور فوج ہے, جو مسلح ہے جدید اسلحے کے ساتھ, اور جس کی مضبوط ایئر فورس ہے, جس نے بھارت کو شکست دی ہے, یہ اس کے ساتھ کیوں لڑنے کے لیے نکل پڑے؟ یہ بات نہیں ہے کہ جناب پہلے بھی ہم نے اٹیک کیا تھا, ہم نے تو ان کو مذاکرات کے لیے بھی ٹیبل پہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے, موقع دیا پورا, لیکن یہ بات نہیں. اب یہ کیوں کیا؟ اچھا پہلے میں ایک اور آپ کو خبر دے دوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ بڑے کمزور ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی اس طرح نقصان پہنچا سکے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ چیخیں نکل جائیں پاکستان کی, ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. تو یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جناب اگر گلیل سے مارا جا سکتا ہے, کسی کو شکار کیا جا سکتا ہے, وہ توپ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میری بات ہو رہی تھی کسی صاحب کے ساتھ, میں نے کہا یار یہ تو کمزور سے ہیں, تو جناب آپ تو گلیلوں سے گرا لیں گے ان کو, جیسے وہ محاورتن بات کی. ان کا نہیں, گلیلوں والا کوئی معاملہ نہیں, آپ یہ توپوں سے ہی گرانا ہے ہم نے. تو میں نے کہا جناب یہ توپوں والا یہ تو جناب بڑا مہنگا کام ہے. انہوں نے کہا مہنگا کام ہے تو پھر جناب پھر جو مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. تو میں نے کہا یار آپ ایئر اٹیک کریں گے, اگر خدا نخواستہ میزائل چلانے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تو جناب بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا مالی طور پہ. تو ان کا نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اس جنگ کو جلد از جلد سمیٹنا چاہتے ہیں, جلد از جلد فتح جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر. تو اس کی ایک وجہ ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کسی گیم کا حصہ ہو یہ جو حملہ کیا ہے انہوں نے. تو ویسے بات بھی دل کو لگتی ہے. اب دیکھیں نا مودی صاحب اسرائیل گئے ہوئے ہیں, اور اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, پیسے دے کے جو مرضی کروا لو ان سے. جو یہ افغان طالبان وغیرہ نا, ہمیں مذہب کا لبادہ اڑا ہوا نہیں, مذہب کے جو خارجی ہے, ڈکلیئرڈ خارجی ہے. اور ہماری حکومت جو ہے, ہماری ریاست جو ہے وہ تو کھلا ان کو فتنہ الخارج کہتی ہے. تو وہ اب ان کے پیچھے ان کا ہاتھ, ٹریننگ اور پھر جناب پیسہ, سارا کچھ تو ہے, کھل کے سامنے آ نہیں سکتے وہ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ جو نیتن یاہو کی ایک ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے, تو میں نے کہا تھا وہ تو فیک ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ایران والی جو صورتحال ہے, ایران کے ارد گرد امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہیں ان میں تعینات ہیں, فوجوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے مسلسل, اور اسرائیل جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ جناب یہ آپ ایران پہ حملہ کریں, وہاں کی قیادت کو ختم کریں, اس کی ایٹمی صلاحیت ختم کریں. وہ بہرحال وہ عمان میں بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن وہ اسرائیل تو یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ جناب ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے امریکہ نے. جب امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو ایران نے جوابی حملہ کرنا ہے, وہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ ان کے اڈوں کے اوپر حملہ کرنا ہے امریکہ کے. لیکن اس نے جو پچھلی ایران اسرائیل جنگ تھی اس میں جو آخر پہ اس نے کیا, تو وہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کرنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو پاکستان ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ امریکہ کے خلاف ایران کی مدد نہیں کر سکتا, لیکن اسرائیل کے خلاف تو مدد کر سکتے ہیں نا ہم. جیسے پچھلی جنگ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی, وہاں پارلیمنٹ کے اندر کیا نعرے لگے تھے, پاکستان کا شکریہ نہیں ادا کیا تھا انہوں نے, نعرے نہیں لگائے تھے پاکستان کے حق میں. تو یہ اسرائیل کو بھی سمجھ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ان کے ذریعے نا یہ جو افغان ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو انگیج کیا جائے, کہ کل کو اگر کیسی نوبت آتی ہے آئندہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, جب مستقبل قریب میں, تو جناب پاکستان یہ کہے جناب ہم تو اپنے وہ ہاتھ پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہم آپ کی مدد کیسے کریں. یہ ایک پالیسی ہو سکتی ہے ان کی کہ جب ان کو ادھر انگیج کیا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا ایک کوئی اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, اس میں یہ کہا جناب اس کو لمبا نہیں کرنا, زیادہ طاقت استعمال کرنا پڑے تو زیادہ طاقت استعمال کی جائے. سردست ہم نے وہ قوت استعمال نہیں کی
جو میرے ख्याल में की जानी चाहिए थी। इसके बावजूद इतना नुकसान हो गया वो उनका, वो चौकियां, लाशें छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब ये इनका जो प्लान है कि लंबी जंग, लंबी छापामार कार्रवाइयां ऐसे नहीं होती। हम आपके मुल्क के अंदर तो दाखिल ही नहीं हो रहे। अमेरिका का आप इंतजार कर रहे थे ना। पहले तो अमेरिका ने एयर अटैक्स के जरिए मुलगमेट किया इनको। उसके बाद जब उन्होंने फौजें उतारी, जो इंतजार कर रहे थे जनाब, जब वो फौजें उतारेगा ना, तो तब फिर जनाब हम गोरिल्ला वार शुरू करेंगे। गोरिल्ला वार क्या शुरू करने थी इन्होंने शुरू की, 8 दिन के अंदर अंदर 20 से 30 हजार उन्होंने ये जो अफगान है वो मार दिए थे। फिर उन्होंने 2021 तक वहां हुकूमत की। कितने टैक्स होते थे इनके ऊपर। ये इधर पाकिस्तान की तरफ आते थे खुद को हमले करने, वहां कुछ नहीं करते थे। यहां तकरीबकारी करते थे, दहशतगर्दी की वारदातें करते थे। वहां उनके एयरबेस पे तो के करीब भी नहीं बढ़ते थे ये। अब ये मुझे जो ये समझ रहे हैं ना कि शायद हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करके कर लेंगे, लेकिन इनकी क्योंकि एयरफोर्स जो है ना वो एक बहुत बड़ा डिफेंस होता है किसी मुल्क का, बल्कि वो जो बर्री फौज है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। इसको तो मैंने अर्ज किया ना कि जनाब हम तो इंतजार कर रहे थे। अब इनको जो बतखों की तरह मारा जाएगा वो भी आप देख लीजिएगा। अभी तो एयरफोर्स हमारी पूरी तरह हरकत में नहीं आई। अभी तो 2-3 अटैक किए हैं, ज्यादातर ड्रोन्स के जरिए। इनकी जो हलाकतें हैं, इनकी अफगान रजीम की, तालिबान वगैरह की, वो तो ड्रोन्स के जरिए या डायरेक्ट जो हमने फायरिंग की उनके ऊपर। हम तो भारी हथियार भी अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं ना। इनके पास तो वो असला ही नहीं है, ना पाकिस्तान को ये रोक सकते हैं। इसका मकसद मुझे यही नजर आता है कि जनाब पाकिस्तान को ये कहते हैं एंगेज करें, अब हमला करेंगे जनाब ये कोई 12, 14, 16 चौकियों पे, और फिर जनाब ये भाग जाएंगे और दोबारा फिर आएंगे हमला करने के लिए। ये इनका तो तरीके वारदात ये होता है कि हमला करते हैं, फिर ये दहाइयाँ देते हैं जनाब सुलह के लिए, फिर सुलह करते हैं, फिर दोबारा तैयारी करते हैं, फिर दोबारा अटैक करते हैं। इनकी पूरी तारीख इस तरह भरी पड़ी है। इन्हें एतबार करने की कोई तैयार ही नहीं होता सी, ना होने ने एतबार किया जा सकता। पैसे की खातिर जो मर्जी करवा लो निकलो। बहरहाल ये जो अब पाकिस्तान ने तो बाज़ाब्ता तौर पे नाम भी दे दिया है ना उसको, मार्का हक था और फिर बयान मनसूस था। अब जो है इसको उन्होंने जनाब गज़बुल हक इसको नाम दिया है। जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी ना, उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था कि इंशाअल्लाह शर में से खैर निकलेगा, और खैर बरामद हुई। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बोलबाला हुआ। अमरीकी सदर बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो जो गिरने वाले भारतीय तैयारे थे उनकी तादाद 11 तक ले गए हुए हैं। और यहां से भी जो शर फैलाया है इन्होंने, यहां से भी इंशाल्लाह खैर निकलेगी। एक तो अब ज़हन में रखें रिजीम चेंज, और दूसरा मुझे ये नहीं लग रहा कि जनाब अफगानिस्तान जो है, अगर दीगर जो कुव्वतें हैं, वो जो ताजिक हैं और ये जो NRF वाले हैं, और फिर तुर्कमानी हैं, फिर फारसी बोलने वाले हैं, फिर शिया बरादरी है, तो ये अगर इन सबको जमा तफरीकें की जाएं तो ये मुख्तलिफ खित्तों में बढ़ सकता है अफगानिस्तान। और मेरा ख्याल है कि जनाब अब वो वाली बात कि जनाब अब जब इसको डिक्लेयर्ड ये एक दहशतगर्द स्टेट बन चुकी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई लिहाज करना चाहिए। बरादर इस्लामी सलूमी वाला चक्कर तो जब हमने खारजी डिक्लेयर कर दिया इनको, तो बरादर इस्लामी वाला चक्कर कहाँ से रह गया। ये उनके लिए भी एक सबक है, जो कहते हैं ना मुज़ाकरात करने चाहिए, और फिर कुछ जो मुनाफिकीन है पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो इनकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, एक सियासी जमात भी उनमें शामिल है। उन्होंने जो मुनाफिकत के नकाब पहने हुए चेहरों पे, वो भी उतरने का वक्त आ गया है। हर चीज कहते नहीं नतारा हो जाएगा, हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह शर में से खैर निकलेगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।